Hello AI engineers, welcome back to my channel. This is day 35 towards the complete Python and the AI series. In the last lecture we have seen the multi-threading and the multi-processing और उसको हमने प्रॉपर समझा था कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, टास्क थ्रेड क्या होता है और डेडलॉक रेस कंडीशंस, ये सारी चीजों का हमने रियल एनालॉजी से उसको समझा था कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो पाइथन में अब तक हम लगभग जैसे ये 35 लेक्चर है, 35th लेक्चर है, तो उसमें हम अप्रॉक्स अपने 33 लेक्चर्स कर चुके हैं क्योंकि हमने इनिशियली कुछ और लेक्चर्स भी करे थे रिलेटेड टू डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें भी करी थी और हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी हैं अब तक पाइथन की, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए भी थे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वो बेस है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि वो डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि लास्ट वाला लेक्चर आपका डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज ए जर्नल आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया है जो कि समहाउ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर बात करें डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट तो उसमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है। बट अब जो हम शुरू करने वाले हैं डेटा टूल किट, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर आप चाहे पाइथन डेवलपर के रोल पे जाओ या फिर आप डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट के रोल पे जाओ, सबके लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कंसीडर करके चलो कि ये जो लेक्चर अब शुरू होने वाला है और आगे वाले जो भी लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हमारा कॉन्सेंट्रेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज नहीं आए तो आप डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट का सपना भूल जाओ। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस करेंगे, कोई भी डाउट होता है क्लियर करेंगे और उसकी साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज वेरी हाईली हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे, जितनी ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाओ उन्हें देखो, तभी आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा जो कि है हमारा डेटा टूल किट पे। तो लिख लेते हैं अपना एजेंडा, दैट इज डेटा टूल किट। डेटा टूल किट जिसके अंदर आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और अपना बेस बनाएंगे अपनी सारी लाइब्रेरीज का। तो ये जो डेटा टूल किट है हमारी, ये एक टाइप से सेट ऑफ लाइब्रेरीज है जो आपकी सेट ऑफ लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करता है, जो कि पाइथन की लाइब्रेरीज है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के। ठीक है, तो ये आपको सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है और इसके लिए पहले समझेंगे कि लाइब्रेरीज होता क्या है, पैकेजेस क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। इंपोर्ट क्या होता है, आपने देखा होगा इंपोर्ट हमने कई बार किया है अपने पुराने लेक्चर्स में, तो आज इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। पाई कैशे क्या होता है, उसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपना डेटा टूल का, जिससे कि हम अपना बेस बना पाए, कि उसको समझ पाए कि क्यों जरूरत है, किस लिए है, कहां पर यूज होता है, वो हम अपना बेस आज रेडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज मॉड्यूल्स, पैकेजेस एंड लाइब्रेरी। ठीक है, इसको समझते हैं और ये तीनों ही कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ, तो समझते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स किसे कहते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एम, यहां पे लिख लेते हैं पी और यहां पे लिख लेते हैं एल। ठीक है, सिंपल टर्म मैं बोल रही हूं कि जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो आपकी नॉर्मल पाइथन की फाइल होती है, पाइथन की फाइल होती है, कोई भी आप बोल लो, जैसे कि स्टूडेंट डॉट पीवाई फाइल, तो ये जो आपकी स्टूडेंट डॉट पीवाई फाइल है, सिंगल की बात करें, सिंगल पाइथन फाइल कंसिडर्ड एज एन मॉड्यूल। ठीक है, उसको कहते हैं हम, और ऐसी जो भी फाइल्स होंगी, जो भी डॉट पीवाई फाइल होंगी, उसको हम मॉड्यूल्स कहेंगे। ठीक है, मॉड्यूल कहेंगे। ठीक है, मॉड्यूल्स मतलब मल्टीपल फाइल्स। क्लियर है था। नेक्स्ट इज पी, जब हम कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं,
ये जो हमारी py फाइल होगी इसके अंदर हमारे फंक्शंस भी होंगे, मतलब हमने उप्स जो भी हमने अब तक पढ़ा है, हमारी क्लासेस होंगी, वेरिएबल्स होंगे, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे सारे अवेलेबल होंगे इस पे। ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स मतलब आपने एक डायरेक्टरी बनाई या आपने एक डायरेक्टरी बनाई, एक फोल्डर बनाया सपोज स्टूडेंट करके, तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी आपकी फाइल्स होंगी, जैसे student.py, studentinfo.py, जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी आपकी फाइल्स होंगी, वो सारा कलेक्शन आपका कहलाता है एक पैकेज। ठीक है। मतलब आपने उस पैकेज के अंदर नॉर्मली जैसे आपने सुना होगा कि पैकेज के अंदर ये इन्वॉल्व है, ये चीजें इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स मतलब कलेक्शन ऑफ फाइल्स नोन एज एन पैकेज। तो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लाइब्रेरी। अब आप लाइब्रेरी से क्या समझोगे, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस मिलके क्या बनता है आपका लाइब्रेरी। जब आपके पास ऐसे फोल्डर्स जैसे स्टूडेंट फोल्डर हो गया, टीचर फोल्डर हो गया, ऐसे और भी फोल्डर्स हो गए, किसी सपोज लाइब्रेरी मैनेजमेंट में काम कर रहे हो तो उसके अंदर एक स्टूडेंट फोल्डर हो गया, एक टीचर फोल्डर हो गया, और भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके मल्टीपल पैकेजेस हो गए, और उन पैकेजेस के अंदर आपकी मॉड्यूल्स हो गए, तो उसको कहते हैं हम लाइब्रेरी, सिंपल टर्म में। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, ये आपका एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये आपका एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या बनाया, एक पैकेज बनाया स्टूडेंट नाम का। उस स्टूडेंट वाले पैकेज के अंदर आपके पास सपोज student.py फाइल है, studentinfo.py फाइल है, सपोज ये दो फाइल्स है। ठीक है। ये क्या कहला रही है हमारी मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। ये क्या कहला रहा है आपका पैकेज। इसी तरह से आपके पास एक टीचर फोल्डर है। इस टीचर फोल्डर में आपका teacher.py है, यहां पर आपका teacherinfo.py है, कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। तो ये मॉड्यूल 1 हो गया इसका, ये मॉड्यूल 2 हो गया इसका, और ये क्या हो गया आपका पैकेज 2। और ये आपका सिंस ये क्या है आपका, इसके अंदर ये आपका पैकेज 1 है, ये आपका पैकेज 2 है, और ये सारा मिलके क्या बना रहा है, ये एक लाइब्रेरी बना दिया सिंपल टर्म में। क्लियर है। तो ये होता है आपका मॉड्यूल, पैकेज और लाइब्रेरी। ठीक है। पाइथन के अंदर बिफोर पाइथन 3.3 वर्जन, जब भी हम पैकेज को लोड करते थे, इनिशियलाइज करते थे, तो एक फाइल हमें जरूरी चाहिए होती थी। ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो तो उसका मे बी वो पुराना वर्जन हो 3.3, तो आप वो वाली फाइल देख के कंफ्यूज मत हो जाना। इसलिए नए ग्रेटर देन 3.5 में आपको ये फाइल नहीं मिलेगी, लेकिन लोअर वर्जन में आपको ये फाइल मिलेगी। ठीक है। क्योंकि कोई भी पैकेज को लोड करने के लिए आपको ये फाइल इंपॉर्टेंट थी। ये फाइल होती है आपकी इनिशियलाइज फाइल, initialize.py फाइल। ये क्या करती थी, आपके पैकेज को लोड करने के काम आती थी, पैकेज को लोड इनिशियलाइज करने के काम आती थी, जो आपका एक टाइप से डंडर मेथड है। ठीक है। तो ये क्या करती थी, आपके पैकेज को लोड करती थी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं अगेन कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वो अगर लोअर वर्जन है 3.3 से या 3.3 तक, तो आपको ये फाइल दिखेगी किसी भी फोल्डर स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। और लार्जर जो आपके ग्रेटर देन 3.3 है उसमें आपको ये फाइल नहीं दिखेगी, क्योंकि वो फिर हटा दी गई थी। ठीक है। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फटाफट से स्क्रीन पर चलते हैं, जिससे कि हम चीजों को और भी अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड अपना खोला हुआ है, और इस विजुअल स्टूडियो कोड को जब आप खोलोगे तो अभी एक नॉर्मल कुछ नहीं, आपके पास ऐसी स्क्रीन दिखेगी। आप क्या करोगे, नॉर्मल एक फोल्डर बनाओगे, यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करोगे टॉप हेडर पे, और यहाँ पर आप क्या करोगे, ओपन फोल्डर। ठीक है।
ओपन फोल्डर या तो आप नॉर्मली जाके डायरेक्टरी बना लो यहाँ पे, जैसे कि मेरा मैथ में यूज कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने जुपिटर नोटबुक क्लासेस के अंदर एक फोल्डर बना लिया अपना, सपोज क्लासेस करके क्रिएट कर लिया और मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे आपका वो फोल्डर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोल्डर आपका एक नया फोल्डर भी हो सकता है। ये फोल्डर आपका कोई एग्जिस्टिंग जो आपका कोड पड़ा हुआ है वो भी हो सकता है। तो दिस इज समथिंग अ वेरी एम्प्टी वन। ठीक है, ये आपने बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाया, नॉर्मल फोल्डर आपने क्या बनाया, स्टूडेंट बन गया। आपने फिर क्या किया, क्लास में फिर से सिलेक्ट किया और हमने एक फोल्डर और बनाया, टीचर। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर आपने सेलेक्ट किया और यहां पर आपने इस फर्स्ट आइकन पे क्लिक किया और आपने क्या किया, क्लास बनाई, सॉरी पाइथन क्लास बनाई, दैट इज स्टूडेंट डॉट py फाइल। यहाँ पे ये पाइथन का आइकन आ गया। इसी तरह से आपने फिर से स्टूडेंट फोल्डर पे क्लिक किया, फिर से एक और फाइल बनाई, स्टूडेंट इन्फो डॉट py फाइल। इसी तरह से आपने टीचर के अंदर बना ली एक फाइल, टीचर डॉट py फाइल। टीचर के अंदर आपने एक और फाइल बना ली, टीचर इन्फो डॉट py फाइल। ठीक है, तो ये जो आपने से ये ओपन है इसलिए यहाँ पे दिख रही है ये। तो यहाँ पे आपने कुछ कुछ कोड लिखा अपना, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, और आपने क्या बोल दिया, सिंपली ये जो आपकी क्लासेस हो गई ये आपकी क्या कहलाई, लाइब्रेरी। ये जो स्टूडेंट है आपका ये क्या कहलाया, पैकेज, बिकॉज पैकेज कंटेन मल्टीपल मॉड्यूल्स। ये आपका मॉड्यूल 1, ये आपका मॉड्यूल 2, ये आपका दूसरा पैकेज हो गया, ये आपका उसके अंदर एक मॉड्यूल, ये इसका उसके अंदर एक और मॉड्यूल। तो इस पैकेज के अंदर आपके पास 2 मॉड्यूल्स हैं, इस पैकेज के अंदर आपके पास भी 2 मॉड्यूल्स हैं, और ये जो 2 पैकेजेस हैं ये आपके इस क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इसको, सपोज आपने ये कोड डेवलप कर लिया और आपने इसको कहीं पे डिप्लॉय कर दिया या कहीं पर भी उसका बना के आपने इसको रिलीज कर दिया डिप्लॉय करके, ठीक है, लाइब्रेरीज के तौर पर, तो कोई भी बंदा, अगर आपको ये लगता है कि कोड एफिशिएंट है, वेल डिजर्व्ड है, तो आपने इसको पब्लिश कर दिया, ओपन फोरम में आपने इसको डाल दिया। ठीक है, जैसे पाइथन में दुनिया भर के पड़े हुए हैं ओपन लाइब्रेरीज, आपने इसको डाल दिया, फिर लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको इंपोर्ट करेंगे और इसको यूज कर सकते हैं जो भी आपने इसके अंदर फीचर्स डेवलप किए। दिस इज द थिंग। ठीक है, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको अभी इस लेवल पे समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी चलते हैं फिर से अपनी नोटपैड स्क्रीन पर और कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। इतना समझ आ जाना चाहिए कि हमारा मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे कि अब इसको यूज कैसे करना है। तो सिंपल यूज करने का तरीका होता है फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है, अगर आप किसी पैकेज से किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हो, क्या मतलब है, मेरे पास पैकेज कौन से हैं, मेरे पास पैकेज है स्टूडेंट से मैं चाहती हूं कि मेरे को ना स्टूडेंट इन्फो वाली मॉड्यूल को एक्सेस कर लो, स्टूडेंट इन्फो वाली जो पाइथन फाइल है ना उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, स्टूडेंट जो मेरा पैकेज है उससे मेरे को ये स्टूडेंट इन्फो एक्सेस करा। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आप पैकेज से कैसे मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लाइब्रेरी से इसको एक्सेस करना है तो सिंपल इंपोर्ट करो। आप थर्ड पार्टी कोई लाइब्रेरी है आपकी जो ओपन फोरम में पड़ी हुई है, तो आपने क्या किया, लाइब्रेरी के तौर पे इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को और उसको सिंपल एलियास कर दिया। उसको आप फर्दर भी पैकेज में या फिर उसके अंदर भी आप कर सकते हो जैसे हमने ऊपर किया। ठीक है, दिस इज द जनरल वे, दिस इज द जनरल सिंटेक्स कि आप किसी भी फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट मतलब सिंपल इंग्लिश कि मैं पैकेज से अपनी इस फाइल को एक्सेस करना चाहता हूं या चाहती हूं, इस लाइब्रेरी से मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूं, सिंपल। ठीक है, तो ये अगर समझ आ गया है तो आगे चलते हैं और समझते हैं एक चीज और कि जब भी हमारी कोई पाइथन फाइल होती है, मेरी जैसे कि एक पाइथन फाइल है, मैंने एक बनाई स्टूडेंट इन्फो डॉट py फाइल। जब भी मैं ये फाइल बनाती हूँ उसके अंदर सपोज कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है,
ये क्लास के अंदर रैप्ड है और इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, इस ऐसे करके कुछ लॉजिक, कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल बोले तो इसको हम बिल्ड करते हैं, जब भी हम इसको बिल्ड करते हैं मतलब इसको चलाते हैं, सिंपल, जब इसको हम चलाते हैं तो जब भी हम VS कोड में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक फाइल बनती है, उसको कहते हैं हम pyc फाइल, .pyc फाइल। अब pyc फाइल क्या होती है, सिंपल, इसको समझो। यहां पे क्या बोला, py मतलब पाइथन, c मतलब कैश, तो पाइथन कैश्ड फाइल, पाइथन कैश्ड फाइल, ठीक है। ये मतलब मैं बिहाइंड द सीन बता रही हूं, इससे आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, बट आपको बिहाइंड द सीन पता होना चाहिए कि जब भी आपने ये फाइल बनाई और जब भी आप इसको रन करते हो तो बिहाइंड द सीन आपकी ये कैश फाइल बन जाती है। ये क्यों बनती है, इसका पर्पस क्या है, वो समझते हैं। जब भी आपने किसी पाइथन कोड, आपने पाइथन कोड लिखा हुआ है, ये आपकी एक फाइल है, ठीक है, ये आपकी एक फाइल ये आपकी एक फाइल है और इसके अंदर आपका कुछ कोड लिखा हुआ है। जैसे ही आपने इसको रन किया, रन करने के बाद ये जो आपका कोड था, ये जो आपका सोर्स कोड था, वो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। जो बाइट कोड आपकी मशीन उसको रीड करती है, मशीन तो सिर्फ बाइट समझती ना, 0 या 1, तो इनसाइड इसको वो स्टोर हो जाता है वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी किसमें, pyc फाइल के अंदर, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि जैसे ही आपकी वो फाइल बनी, फर्स्ट टाइम जब आपने उसको रन किया, फर्स्ट टाइम जब आपने इसको रन किया, बिल्ड किया, तो आपका सपोज वो जो भी फाइल में कोड लिखा हुआ था अप्रोक्स वो 10 सेकेंड लगा उसको लोड होने में। बट जब सेकेंड टाइम उसको आप रन करोगे, सेकेंड टाइम जब आप उसको रन करोगे तो इट विल रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट बाय 50%, ये मान के चल लो आप, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अभी सपोज 5 सेकेंड लग रहे हैं उसको लोड होने में, इनिशियलाइज होने में। क्यों, क्योंकि उसने उसको कैश कर लिया मेमोरी में, उसने उस जो उसकी डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन हो सकती थी, जो उसको लग रहा था कि ये डेटा स्टैटिक है, इसको मैं अपने पास कैश करके रख लेता हूं, तो उसने उसको कैश करके रख लिया। तो सेकेंड टाइम जब आपका प्रोग्राम चला तो उसने सीधा मेमोरी से उठाया, कैश मेमोरी से उठाया और उसको लोड कर दिया, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इससे आपकी जो स्पीड होती है, जो की परफॉर्मेंस होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जो आपका लोडिंग टाइम होता है वो आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। क्या आप इस फाइल को देख सकते हो, नहीं, ठीक है। ये एक टाइप से आपकी अनसपोर्टेड फाइल होती है। अगर आप उसको ट्राई करोगे खोलने का तो यू कांट ओपन इट, ठीक है, बट आपको वो फाइल दिख जाएगी। जब हम इस पे मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट वांट टू क्लियरिफाई हियर। मैंने आपको क्या चीज बताई अभी तक कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती है, उनको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे हमारी pyc फाइल बनती है, क्या उसके फायदे हैं, ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन हमने अब तक समझ ली, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट चीज पे, दैट इज डेटा टूल किट। डेटा टूल किट, अब ये डेटा टूल किट क्या है, लाइब्रेरीज है, ठीक है, जो आपको पाइथन प्रोवाइड करता है टू डू द डेटा माइनिंग। अब ये डेटा माइनिंग क्या होता है समझते हैं। उससे पहले हमारे पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज तो हमें समझ आ गया। लाइब्रेरीज क्या होता है, क्या होता है लाइब्रेरीज, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, ठीक है। तो आप भी अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाते हो, आपको लगता है कि वो एकदम बढ़िया कोड है और उसको पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहिए, तो आप उसको सिंपली ओपन फोरम पे डाल दो और उसको कोई भी फिर उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये एक टाइप से क्या हो गया, आपने कुछ कोड लिखा, उसको पब्लिक फोरम पे डाल दिया और उसकी एक लाइब्रेरी आपने कंपाइल कोड बना के आपने उसको डाल दिया, कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो
उसको यूज करने का तरीका पता चल गया। तो एक टाइप से हम ये कहते हैं ये एक टाइप से प्री रिटन कोड है। मतलब कि जैसे कि आपने उस कोड को लिखा और आपने उसको पब्लिश कर दिया पब्लिकली, तो एक टाइप से तो वो प्री रिटन कोड हो गया ना मेरे लिए। अगर मैं उस लाइब्रेरी को यूज कर रही हूँ तो मेरे को कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिंपल वो लाइब्रेरी को एक्सेस करूंगी और मेरे को सिंपल जैसे कि कैलकुलेटर का है तो ऐड फंक्शन चाहिए या सब्सट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए, वो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज नोन एज प्री रिटन कोड। ठीक है, एक टाइप से प्री रिटन कोड है जो कि किस लिए यूज होता है, कोई भी हमारे जो कॉमन टास्क होते हैं, कॉमन टास्क परफॉर्म करने के लिए क्योंकि मेरे को उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो मेरे जो भी कॉमन टास्क है मैं उसको यूज कर लूंगी उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ऐसी कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती है, बेसिकली हमारी 6 टाइप की लाइब्रेरीज होती हैं जो जनरली यूज की जाती हैं आपकी पूरी डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट में, आपकी जर्नी में आपका पूरा ये लाइब्रेरीज यूज होंगी। ठीक है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज है? फर्स्ट वन इज numpy। ठीक है, सेकेंड वन इज pandas, थर्ड वन इज seaborn, फोर्थ वन इज matplotlib, फिफ्थ वन इज bouquet, सिक्स्थ वन इज plotly। ठीक है, ये आपकी 6 लाइब्रेरीज हैं जो वाइडली यूज की जाती है। स्पेसिफिकली ये जो आपकी शुरू की 4 है सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, ये जो 2 हैं इतनी यूज में नहीं आती है क्योंकि सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब से लगभग हमारा काम हो जाता है। जब हमारे को कुछ 3D डेटा विजुअलाइज करना होता है, 3D डेटा विजुअलाइजेशन करना होता है, तब हम इसको यूज करते हैं, वरना इसका यूज लगभग ना के बराबर है। ठीक है, तो ये मान के चलो। अभी इसके अंदर numpy क्या होता है? numpy की सिंपल सी मैं अगर बात करूं, ये एक टाइप से numpy एरे है जो कि आपका सेम डेटा टाइप होल्ड करता है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो इसका जनरल पर्पस क्या है कि जब हमारे को कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस या कंप्यूटेशंस करानी होती है एंड कंप्यूटेशंस करानी होती हैं स्पेसिफिकली, तो हम यूज करते हैं अपना क्या, numpy एरे, ये वाली लाइब्रेरी यूज करते हैं। जब भी मेरे को डेटा को मैनिपुलेट कराना होता है, मैनिपुलेट मतलब उसको मॉडिफाई कराना है, अपडेट कराना है, या जो भी चीजें करानी है, तो हम जनरली यूज करते हैं अपना pandas। ठीक है, ये जो 2 लाइब्रेरीज हैं आपकी, ये वाली 2 लाइब्रेरीज आपकी यूज की जाती हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। मतलब मेरे को उनके चार्ट्स के फॉर्म में डेटा को देखना है, ग्राफ्स के फॉर्म में डेटा को देखना है, लाइन की फॉर्म में, स्कैटर प्लॉट, बहुत सारे प्लॉट्स आते हैं इसमें, पाई प्लॉट, ये सब सुना होगा आपने। ठीक है, हिरारिकल प्लॉट, ये सारी चीजें, हिरारिकल चार्ट सॉरी। तो ये सारी चीजों के फॉर्म में अगर हमारे डेटा को विजुअलाइज करना है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं ये सीबॉर्न और मैटप्लॉटली। ठीक है, और बुकी और प्लॉटली जैसे मैंने बताया ये 3D डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होती है। मतलब एक टाइप से ये भी विजुअलाइजेशन है, बट 3D सीबॉर्न और मैटप्लॉटली से पॉसिबल नहीं है, तो 3D के लिए हमारे को बुकी या प्लॉटली यूज करना होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपकी 6 टाइप की लाइब्रेरीज होती है। अब इनको डेटा साइंस, ये तो समझ आ गया ये लाइब्रेरीज होती है और इनका डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के अंदर ये कैसे यूज होती है वो चीज समझते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की जर्नी में, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट की जर्नी में ये कैसे यूज होती है, कहां पर यूज होती है एग्जैक्टली। तो आपको याद हो जब मैंने इस डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की जर्नी शुरू करी थी, तो एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था डेटा साइंस की लाइफ साइकिल। ठीक है, डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट की मैंने लाइफ साइकिल बताई थी, स्पेसिफिकली मैंने डेटा साइंस की बताई थी। तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, किस फ्रेमवर्क पे वो बेस्ड है। ठीक है, तो हमारी एक लाइब्रेरी होती है, सॉरी एक फ्रेमवर्क जो बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज क्रिस्प DM फ्रेमवर्क। ठीक है,
क्या मतलब है इसका? क्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? क्रॉस इंडस्ट्री प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। ठीक है, ये आपका क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क होता है, जो एक टाइप से आपका ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इट्स अगेन अ सजेशन। इट्स अगेन अ सजेशन। क्या मतलब है इसका? तो ये जो आपकी पूरी पाइपलाइन होती है, पहले क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क को एक बार ही देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और सर्च करते हैं। लेट्स गो टू द गूगल। यहाँ पे सर्च करते हैं क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इमेजेस में चलते हैं, कोई बढ़िया सी इमेज निकालते हैं। हाँ, तो ये आपका, इसे क्या हुआ, यही पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क के अंदर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये है क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क की लाइफ साइकिल। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपके पास ये 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जो हमने समझे भी थे बहुत हाई लेवल पे, आज भी बहुत हाई लेवल पे समझेंगे। जब हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे चीजें तब हम देखेंगे, अभी बहुत हाई लेवल पे चीजें समझते हैं कि कोई भी जो रियल डेटा होता है, जो हमारे को डेटा मिलता है, रॉ डेटा मिलता है, वो आपका बहुत गंदा डेटा होता है। जो आपका रियल डेटा होता है, ठीक है, आपके पास बल्क में डेटा आता है, उसको आपके ऊपर उसको समझना होता है। ठीक है, कोई भी आपने बिजनेस खड़ा कर लिया डेटा को खरीद के, ठीक है, तो पहले आप बिजनेस को समझोगे कि बिजनेस उस डेटा के साथ कैसे यूज करना चाहता है। ठीक है, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स में उसको यूज करना चाहता है उस डेटा को, कि यूजर ने इसको बेसिकली उसको हॉलीवुड मूवीज पसंद है, तो उस डेटा को कैप्चर करके इस यूजर के लिए मेरे को नेक्स्ट उसको जो सजेशन देने हैं वो हॉलीवुड के अंदर जो भी जॉनर उसने सेलेक्ट किया है, जिसमें वो उसको देखना उसको पसंद है, उसके अंदर मैं उसको सजेशंस देना शुरू करूंगा। करेक्ट, मैं यही तो होता है डेटा के साथ खेल। ये हमने यूज केसेस पढ़े थे, राइट? तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, पहले हमारे को बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि डेटा अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड इज डेटा अंडरस्टैंडिंग। जब हमारे को बिजनेस की पूरी नॉलेज हो चुकी है, जब मेरे पास बिजनेस की पूरी नॉलेज हो गई, तो मेरे को डेटा की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि अब मेरे पास जो डेटा मेरे को मिला है वो डेटा कैसा है, वो डेटा कैसा है, अच्छा डेटा है, गंदा डेटा है, मेरे काम का डेटा है भी या नहीं है, या फिर उसके अंदर कितनी मेरे को साफ सफाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिजनेस समझने के बाद जब मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया कि मेरे को एग्जैक्टली उस डेटा के साथ करना क्या है, उसके बाद मैं डेटा को समझने की कोशिश करूंगी कि इस डेटा के साथ में कितनी इनसाइट्स, डेटा इनसाइट्स। क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क क्या बोलता है? डेटा माइनिंग करना। डेटा माइनिंग मतलब कि डेटा के अंदर से उसकी इनसाइट्स निकालना, उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना। तो उस कैप्चर करने के लिए पहले मेरे को डेटा को समझना पड़ेगा ना यार, कितने उसके अंदर रोज हैं, कितने उसके अंदर कॉलम्स हैं, कोई डेटा मिसिंग है या नहीं है, ये सारी मेरे को प्रॉपर उसके अंदर ईडीए करना होता है। यहाँ पे टर्म यूज होता है ईडीए, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो मैं इस पे ईडीए की भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना समझो कि डेटा को हम समझते हैं कि मेरे ये काम का है भी या नहीं, कितना उससे हम इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जब मेरे पास ये एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि मेरे डेटा से सपोज 60-70% मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, और उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके मेरे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो मेरे को पता है उसको मैं उसमें फिट कर सकता हूं। ठीक है, और जो मेरा डेटा गंदा है उसको मैं सही से परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, कि अगर सपोज उसके अंदर कुछ डुप्लीकेट्स पड़े हुए हैं, कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, कुछ आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं? जो भी पीक वैल्यूज होती है, समझेंगे, बस जस्ट टर्म समझो। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज। फिर जैसे ही आपके पास डेटा की प्रिपरेशन आप करते हो, मतलब डेटा को आप क्लीन करना शुरू करते हो, मिसिंग वैल्यूज को हटाना शुरू करते हो, उसको सही से इंप्यूट करना शुरू करते हो, उनका ट्रीटमेंट करते हो आप। ठीक है, आप क्या करते हो? डुप्लीकेट्स हटाना शुरू करते हो, ये सारी ट्रीटमेंट्स करते हो आप डेटा के साथ। आप डेटा ठीक करने की कोशिश करते हो जो भी गंदा डेटा है।
जब आपका डेटा प्रिपेयर हो जाता है, यहां तक आपका क्लियर हो गया 3 स्टेप्स। पहला कि आप पहले जो भी आपके पास रियल डेटा आता है आप उसकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करते हो। उसके बाद जब आपका डोमेन आपका क्लियर हो गया कि मेरे को ये करना है एक्चुअल डेटा के साथ, मेरा यूज केस ये है, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, डेटा को समझते हो। फिर डेटा को समझते हो, पहले आप पहले केस में आप बिजनेस को समझ रहे थे, अब आप डेटा को समझ रहे हो। फिर आप डेटा को जब समझ जाते हो तो आप उसकी क्लीनिंग करते हो, उसको प्रिपेयर करते हो, अच्छा डेटा बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम डेटा प्रिपरेशन स्टेप्स, ठीक है। जब आपका डेटा पूरी तरह से रेडी हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसकी मॉडलिंग करते हो। मतलब कि आगे मेरे पास जो भी डेटा है, जो भी मेरे पास डेटा है या फिर फ्यूचर में जो डेटा आएगा उसके बिहाफ पर मैं क्या बनाऊंगी, मॉडल्स बनाऊंगी, वो आपका मशीन लर्निंग में आएगा। तो इतना समझो कि उसके बाद मैं एक मॉडल्स बनाना शुरू कर दूंगी, जैसे कि आपका चैट जीपीटी मॉडल है जिसके बिहाफ पे आप चीजें प्रिडिक्ट करते हो, ठीक है। तो ये मॉडल बनाने के आप उसे टेस्ट भी तो करोगे कि यार मैंने मॉडल तो बना दिया बट ये सही चल भी रहा है नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास डेटा था कि बंदे को कैंसर है या नहीं है, तो एक्चुअल में बंदे को कैंसर है बट मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं है। तो आप क्या कहोगे, मॉडल इज प्रिडिक्टिंग रॉन्ग, वो गलत बता रहा है, बट एक्चुअल में बंदे को कैंसर है और वो एज ए हेल्थ केयर डोमेन के लिए तो बहुत क्रिटिकल बात है। हम उसको एक्चुअल में कैंसर है बट हम उसको ना बोल रहे हैं, तो उसका सही इलाज जो है वो नहीं हो पाएगा और उसको हम इग्नोर कर देंगे। दिस इज समथिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इवेल्युएशन का, कि मॉडल सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वो 70 मतलब हम कंसिडर करते हैं अगर 80% भी एक्यूरेसी दे रहा है तो इट्स अ गुड मॉडल, ठीक है। तो अगर 80% तक भी वो रिजल्ट सही दे रहा है तो वी कैन एज्यूम कि वो ठीक मॉडल है, ठीक है। और वो जो बिजनेस केस सिनेरियोस के साथ अगर वो फिट हो जाता है तो हम उसको पास कर देते हैं और उसके बाद उसका डिप्लॉयमेंट करते हैं, मतलब उसको पब्लिकली अवेलेबल करा देते हैं या फिर जैसे भी जो भी उसको यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से उसको अवेलेबल करा देते हैं और वो फिर आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वाले जो लोग हैं जिनके पास एक्सेस है वो उनको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द साइकिल ऑफ द क्रिस्प पीएम फ्रेमवर्क जो कि यूज किया जाता है आपका डेटा माइनिंग स्टेप में, डेटा की इंसाइट्स निकालने के लिए, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए और उसके बाद उससे प्रेडिक्शंस करने के लिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। जब इतना आपको अगर क्लियर हो चुका है, ये इसके क्रिस्प पीएम फ्रेमवर्क की आपकी स्टेप्स होते हैं, तो आप समझते हैं कि डेटा टूल किट का यहाँ पे क्या रोल आता है। डेटा टूल किट का बेसिकली रोल यहां पर आता है, ये जो 2 स्टेप्स है ना आपके, डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा प्रिपरेशन। तो जब हम डेटा की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, इस पे ईडीए करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और जब डेटा की प्रिपरेशन करते हैं तो हम यूज करते हैं आपकी डेटा टूल किट लाइब्रेरीज, नमपाई, पांडा, सीबॉन, मैटप्लॉटलिब, ये सारी लाइब्रेरीज हम इस स्टेप पे यूज करते हैं, डेटा की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, उसकी क्लीनिंग में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाले 2 स्टेप्स नहीं होंगे तो आगे वाले स्टेप्स नहीं होंगे, राइट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो जब हमारा इतना स्टेप क्लियर हो गया है कि लाइब्रेरीज क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, ठीक है, हमारी डेटा टूल किट लाइब्रेरीज क्या होती हैं, पाई कैशे क्या होता है, ये सारी चीजें जब हम समझ चुके हैं, इनका मीनिंग समझ चुके हैं, क्रिस्प पीएम फ्रेमवर्क समझ चुके हैं और एक्चुअल में इसका कहां पर यूज है हमारी पाइपलाइन के अंदर, तो ये चीजें जब हम समझ चुके हैं तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका माइंडसेट फिट करने के लिए कि हम एक्चुअल में चीजें पढ़ क्यों रहे हैं, उसके कहां पे एक्चुअल में यूज केसेस आने वाले हैं, ठीक है। तो वही हम अपना प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट द जर्नी, ट्रस्ट मी, ठीक है। जो भी पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे नमपाई, अपनी फर्स्ट लाइब्रेरी यूज करेंगे नमपाई। टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो मैंने इसका प्लान किया है कि इसको हम
छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करेंगे, जैसे कि बेसिक नमपाई का पहले बेसिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर हम नमपाई का एडवांस पढ़ेंगे, फिर नमपाई का हम मोर एडवांस पढ़ेंगे। तो जब ये तीन इसको लेक्चर्स में, 3 या 4 लेक्चर्स में मैं इसको प्रोबेबली डिवाइड करूंगी, जिससे कि लेक्चर्स ज्यादा बड़े ना हो, एक बारी में सारी चीजें ग्रैब करने में मुश्किल होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं हो, ठीक है। फिर जैसे ये हो जाएगा, फिर पांडास करेंगे सेम प्रोसेस में, सी बॉन्ड नाइट्रोन, तो जस्ट ट्रस्ट द जर्नी एंड ट्रस्ट, ठीक है। सो इतना ही है इस लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।